हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीवाई बीकॉम और एसवाई बैफ के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कवर करने वाले एक कॉस्ट शीट। ये जो लेक्चर है इस सेमेस्टर 5th एंड सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। मैंने दो स्टैंडर्ड का नाम लिया, एसवाई बैफ और टीवाई बीकॉम, बट ये एसवाई बीएमएस को भी है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, आज जो टॉपिक करने वाले इधर हम जानने वाले कि कॉस्ट कैसे निकाला जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। कोई प्रोडक्ट जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उसका कॉस्ट कैसे डिसाइड करते हो कि भाई अगर मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है तो सर इसका कॉस्ट कैसे आएगा, इसमें फिर आप आपका प्रॉफिट ऐड करके फिर इसे आप सेल करते हो। तो हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट वो हम सीखने वाले। ठीक है, पक्का एग्जांपल लेंगे जो आपको मालूम है कि एग्जांपल हम किस चीज का लेने वाले, चाय वाले का। क्यों? क्योंकि चाय वाला बिजनेस रूल कर सकता है, दुनिया रूल कर सकता है, तो बिजनेस तो कर ही सकता है। है नहीं बेटा? राजस्थान में लोग चाय ज्यादा बनाते हैं, मालूम है कि नहीं? चाय में प्रॉफिट ज्यादा है। तो भाई आप ही से पूछता हूं मैं, चाय बनाने के लिए बेसिक चीज क्या है? बराबर, दूध, चाय पत्ती और शक्कर। बर्तन नहीं चाहिए, पानी चाहिए, फिर गैस चाहिए। बराबर है। तो बेसिकली अगर मुझे चाय बनाना है, सुहानी, अगर मुझे चाय बनाना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मटेरियल का, है या नहीं? उसको बनाने वाले इंसान का, है या नहीं? और उससे रिलेटेड बेसिक खर्चा, जैसे चाय का गैस का खर्चा आ गया, बर्तन का खर्चा हो गया। तो इस एक्सपेंसेस को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चाय बनाने में डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या लगने वाला है? तो चाय बनाने में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लगने वाला है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चाय बनाने के लिए डायरेक्ट खर्चा क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, एक्सपेंसेस का खर्चा। तो जब मुझे चाय बनाने का, तो मेरे दिमाग में आया भाई चाय बनाने का तो ये सारी चीजें तो लगेगी, मतलब दिस इज माय प्राइम कॉस्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। इन शॉर्ट, जब मैं ये तीनों चीज को ऐड करूंगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब बेसिक कॉस्ट। बराबर है। अब मैंने चाय बनाने का सोच तो लिया है कि भाई तो मुझे प्राइम कॉस्ट तो मिल गया, बट चाय मैं घर पे तो नहीं बनाऊंगा, कहीं ठेला लेना पड़ेगा। बराबर है, जहां पे अपन चाय बनाएंगे और बेचेंगे। तो हमने लिया एक ठेला और उसके ऊपर चाय बनाना चालू कर दिया। अब जहां पे ठेला लिया है वहां पे खर्चा हो रहा है, लाइट का खर्चा हो रहा है नहीं? ठेले का रेंट लग रहा है। बराबर है। तो ठेला मेरे लिए क्या है? फैक्ट्री है। ठेला मेरे लिए क्या है? फैक्ट्री है। मतलब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री का खर्चा। क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री का खर्चा। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? ओवरहेड। तो यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहेंगे। समझ में आया क्या? तो प्राइम कॉस्ट में ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड तो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री का खर्चा। क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री का खर्चा। समझ में आया क्या? क्लियर है। अब इसमें और एक चीज आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, जिसे हम लोग कहते हैं WIP। क्या कहते हैं? WIP। वो चीज फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। ऐड करने का ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, किधर? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो आपको कॉस्ट मिलेगा, वो भी कॉस्ट का नाम रहेगा वर्क कॉस्ट या तो फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया? भाई मैंने सोचा था चाय बनाने के लिए प्राइम खर्चा आ गया, फैक्ट्री ले लिया जिधर चाय बना के बेच रहा हूं, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे। बोले यार इधर क्या है, बारिश में तो गीला हो जाते, खड़े रहने का जगह नहीं है। तो हमने एक दुकान ले लिया, अच्छा एकदम पॉश दुकान लिया, जिसके अंदर टेबल लगाया, इंटीरियर अच्छा बनाया। तो अब फैक्ट्री से हम चले गए ऑफिस में। अब ऑफिस में आए तो ऑफिस का भी खर्चा होएगा। ऑफिस लिया तो रेंट आएगा, लाइट बिल आएगा, सैलरी आएगा, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हाँ या नहीं? तो अब फैक्ट्री खर्चे में हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। एक्सपेंस नहीं बोलते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं। बात समझ में आया क्या? तो फैक्ट्री के खर्चे में
ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा, तो जो आंसर आएगा उसे, जैसे इधर फैक्ट्री ऐड किया तो फैक्ट्री कॉस्ट, तो ऑफिस ऐड करेंगे तो ऑफिस कॉस्ट नहीं बोलते, उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया क्या? पहले सोचा तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ऐड किया फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ऐड किया ऑफिस कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया? अब मटेरियल में 3 टाइप के स्टॉक्स होते हैं। आपने जो स्टॉक होते हैं वो 3 टाइप का होता है। एक होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जो कि इधर आता है। दूसरा होता है जिसपे काम हो रहा है फैक्ट्री में, WIP। और तीसरा होता है फिनिश गुड, जो आपके ऑफिस में बिकेगा। तो इधर भी सेम चीज, जैसे इधर मैंने आपको बताया था ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, वो चीज इधर भी आएगा। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। समझ में आया क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि बहुत रेयर केस में आया, तो आपको खाली समझाने के लिए मैंने बता दिया, बट यहाँ पे आपको चीज को ऐड करना है। समझ में आया क्या? तो ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, किसमें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ में आया क्या? पक्का समझाए? 100% समझाए? इसे आप COGS भी कहते हो। क्लियर है? पक्का? अब मैंने क्या किया भाई, मेरे पास ऑफिस ले लिया है, चाय बिक रहा है, बट अब मैं चाय में वैरायटी लाना चाह रहा हूँ। खाली चाय क्या देंगे? रोज चाय, ये चाय, वो चाय, बहुत अलग अलग टाइप के वैरायटीज आए। क्यों? ताकि मेरा सेल्स बढ़ जाए। मतलब अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम क्या करेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बराबर है? किस में ऐड होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझ में आया क्या? अब मुझे पता चल गया चाय बनाने का है अगर, तो उसका कॉस्ट ऐसे निकाला जाता है, जिसमें प्राइम खर्चा ऐड करते, फैक्ट्री खर्चा ऐड करते, ऑफिस खर्चा ऐड करते, सेलिंग खर्चा ऐड करते, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब एक प्रोडक्ट को कितने में बना सकते वो मिलता है। इसमें हम हमारा प्रॉफिट ऐड करते तो मुझे मिल जाता है मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको जानना है तो उसका प्रोसेस ये है, डायरेक्ट 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 तो प्राइम कॉस्ट ऐड फैक्ट्री, तो फैक्ट्री कॉस्ट ऐड ऑफिस, तो ऑफिस कॉस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो सेल्स। ये है आपका फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको लर्न कर लेना है, और लर्न करने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, 3 डायरेक्ट याद करो। डायरेक्ट 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 क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट 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 क्या मिलेगा? डायरेक्ट 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 क्या मिलेगा? कौन से 3 डायरेक्ट है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, तीनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, या तो वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो। ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में? आप प्रोसेस ध्यान में रखो। पहले 3 डायरेक्ट है, फैक्ट्री में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में अपने को मिलता है फिनिश गुड, इससे मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट तो सेल्स। सिंपल, एकदम शॉर्ट कर दिया मैंने, तो तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का? तो ये फॉर्मेट अगर लर्न हो जाएगा तो आप इसके सम्स को सॉल्व कर सकते हो। सबको लर्न हो गया है? पक्का? तो एक छोटा सा सम करेंगे, फिर वाइंड अप कर देंगे क्लास। ठीक है क्या? स्टार्ट करेंगे। सम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। जो मैं टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूं वो TY BCom का बुक है। BMS वाले भी ये बुक रेफर कर सकते हैं, या आपके बुक में कोई भी अलग पब्लिकेशन भी आप रेफर कर रहे हो तो भी फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। बैफ वाले भी ये बुक रेफर करेंगे तो भी प्रॉब्लम, ये बैफ के टेक्स्ट बुक के अंदर भी सेम क्वेश्चन मिलेगा। BMS अगर मनन प्रकाशन ले रहा है तो भी आपको ये सेम सम मिल ही जाएगा। ओके, तो आप क्वेश्चंस के लिए पूछ रहे हो तो क्वेश्चन आपको आईना पूरे टेक्स्ट बुक में मिलने वाला है। ओके आसिफ, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सोनम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अपना काम ये है कि अपन पहले मार्किंग कर लेते कौन सा चीज किधर जाने वाला है। मार्किंग करते कि भाई ये किधर जाएगा, प्राइम कॉस्ट में जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा, ऑफिस कॉस्ट में जाएगा, सेलिंग कॉस्ट में जाएगा, किधर जाएगा। जैसे सबसे पहला दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, है या नहीं? तो रॉ मटेरियल क्या है मेरे लिए? डायरेक्ट मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो भी रॉ मटेरियल है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, भाई रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल है। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, चलिए क्या लगता है ड्राइंग ऑफिस सैलरी? ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी सिर्फ ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। अब इधर सवाल है ड्राइंग ऑफिस सैलरी का मतलब क्या है, समझना है। यहां पे ड्राइंग का मतलब विड्रॉ नहीं है, नहीं। आपने हमेशा ड्राइंग का मतलब ये सुना है कि पार्टनर जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं, हाँ या नहीं? अकाउंट में ड्राइंग का मतलब वही था, बट ये अभी अकाउंट नहीं चल रहा है, कॉस्ट शीट चल रहा है। इधर बोला है ड्राइंग पार्टनर विटनर का किसी का नाम लिखा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ड्राइंग का मतलब ड्राइंग ही है, यहाँ पे ड्राइंग का मतलब ड्राइंग ही है। मतलब हमने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है ड्राइंग करने, अरे ड्राइंग करने नहीं, उसको अपन ने कोई इंजीनियरिंग वर्क होगा तो उसने लेआउट बनाया रहेगा या कुछ किया रहेगा, तो ये लेआउट क्यों बन रहा है? अपने काम के लिए। मतलब ये जो खर्चा है ये फैक्ट्री का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा नहीं है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे ड्राइंग ऑफिस सैलरी इज फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। एनीवन? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। पहले रॉयल्टीज क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। रॉयल्टी क्या होता है? सुना है आपने इसके बारे में, बहुत बार सुना है, लेकिन अभी क्लिक नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूं कि भाई मेरे हाथ में ये पेन है, इसमें कोई भी ब्रांड नहीं है, बट इसके ऊपर अगर मुझे ब्रांड लाना है तो ब्रांड वाले को पैसा देना पड़ेगा। पेन तो वही है, बट ये पेन को ब्रांडेड बनाने का है, रॉयल बनाने का है, तो खर्चा करना पड़ेगा, है या नहीं? इसका मतलब अगर मुझे चाय, शाही चाय बनाने का है तो शाही खर्चा करना पड़ेगा। मतलब ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रोडक्ट को लेके। अगर ये प्रोडक्ट को अच्छा बनाने का है तो इसके लिए अच्छा खर्चा करना पड़ेगा। मतलब इस प्रोडक्ट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन। कभी कभी ऐसे ट्विस्ट आते हैं, इधर बोला नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आया क्या? तो ये मेरा डीई बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड, सामान लाने का खर्चा, सामान मटेरियल लाने का खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल। कैश डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट दिया, उसका गुड से कोई लेन देन है? नहीं भाई, ये कैश डिस्काउंट दे रहा, कोई खरीदा बेचा भाई डिस्काउंट दिया, उससे गुड्स का कोई कॉस्टिंग में फर्क आने वाला है क्या? नहीं, इग्नोर मारने का। समझा? क्लियर है? आगे जाते हैं। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, कहां होता है प्लांट एंड मशीनरी? फैक्ट्री में। रिपेयरिंग कहां होएगा? फैक्ट्री में, मतलब ये तो फैक्ट्री का खर्चा है। रेंट, रेट, टैक्सेस ब्रैकेट में बोल दिया फैक्ट्री, भाई फैक्ट्री का खर्चा। ऑफिस का, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस कन्वेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस। सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस। वेजेस में दो टाइप के वेजेस होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव, एक होता है अनप्रोडक्टिव। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। वापस से सुनो मैंने क्या बोला। वेजेस में दो टाइप हो गए, प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट प्रोडक्टिव, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो प्रोडक्टिव वेजेस क्या है? डायरेक्ट। अनप्रोडक्टिव क्या है? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाएगा? फैक्ट्री में। लेकिन डायरेक्ट वेजेस कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट वेजेस। समझा क्या बोला? तो प्रोडक्टिव मतलब डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव मतलब डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। तो प्रोडक्टिव वेजेस क्या है? डायरेक्ट लेबर। बात समझ में आ गया? अरे समझा? आगे बढ़ते। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, भाई प्लांट का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का खर्चा है या नहीं? डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस का खर्चा। डायरेक्टर ऑफिस में बैठते भाई, ऑफिस का खर्चा। गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री बोला है तो भाई फैक्ट्री का खर्चा। वाटर ऑफिस का, ऑफिस का खर्चा। मैनेजर कहां बैठता है? ऑफिस में, ऑफिस का खर्चा।
कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड भाई, कैटलॉग का प्रिंटिंग वगैरह करके रखा है, क्यों भाई? आओ देखो भाई हमारा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, तो उसका खर्चा हो रहा है, मतलब ये सेलिंग करने के लिए कर रहे हो, तो ये आपका कौन सा एक्सपेंसेस है? सेलिंग एक्सपेंसेस। लूज टूल रिटर्न ऑफ, लूज टूल पाना पकड़, ऑफिस में क्या फैक्ट्री में? क्या बात है। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, मेले में अपना स्टॉल लगाया, उसका खर्चा, कौन सा खर्चा है? सेलिंग खर्चा है। क्या बात है, सेलिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? मार्किंग क्लियर? कुछ नहीं टॉपिक में, ये मार्किंग करना है फॉर्मेट में, अमाउंट भरने का कुछ नहीं, नो डेबिट नो क्रेडिट नथिंग, खाली ये लिखो, सब फॉर्मेट के अंदर जाके फिल इन द ब्लैंक। एडजस्टमेंट क्या है पढ़ लेते। एडजस्टमेंट दिया है, आउट ऑफ 48 आवर्स इन अ वीक, एक हफ्ते में 48 आवर्स होते हैं, मैनेजर डिवोट करता है 40 घंटा फैक्ट्री में, 8 घंटा ऑफिस में। मतलब मैंने एक मैनेजर को अपॉइंट किया, मैनेजर बोला भाई मैं गरीब इंसान हूं, मैं बिजनेस करने का सोच रहा हूं, एक काम कर तू मेरा ऑफिस भी संभाल, तू मेरा फैक्ट्री भी संभाल। तो बोला ठीक है, कितना काम करना पड़ेगा? बोला 48 आवर्स काम करना पड़ेगा एक हफ्ते में। बोला ठीक है, 40 घंटा मैं फैक्ट्री में दूंगा, 8 घंटा में ऑफिस में, मतलब उसका पगार का रेशियो भी वही रखना पड़ेगा, 40% उसका पगार चले जाएगा, 8%, अभी परसेंट नहीं लेना यहाँ पे, 40 एंड 8 लेना है, 40:8 का रेशियो रखने का है। 40 पार्ट किधर जाएगा पगार का? फैक्ट्री के खर्चे में, और 8 पार्ट किधर आएगा? ऑफिस में। मतलब एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? मैनेजर के सैलरी के ऊपर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट। ठीक है, आगे उसके बाद क्या दिया है? पर वीक फॉर द होल ईयर, मैनेजमेंट हैज फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस एट 110% ऑफ द कॉस्ट। ये सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर डिटेल कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अपने को कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है क्या? अब चलिए जाते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो फॉर्मेट आपको मालूम है, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट बनता है। मैं पहले से बना के रखा हूं, आप एक एक करके बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। पहला ढूंढता हूं डायरेक्ट मटेरियल। सर कितने सारे डीएम लिखे, डायरेक्टली डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया है। दिया है क्या? नहीं। जब नहीं दिया है तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? जब आपको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट नहीं दिया है तो इसका एक फॉर्मेट बनता है। डायरेक्ट मटेरियल अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया है तो इसका फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट क्या है जरा देख। फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक of raw material and purchase of raw material and direct expenses of raw material minus closing stock of raw material। तो जब इन सब को एडलेस करोगे तो डायरेक्ट मटेरियल मिलेगा, बट इसका नाम आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब जब आपको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। कभी कभी डायरेक्टली दे देंगे, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है, नहीं दिया है तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा। तो इसके लिए एक वर्किंग बनाने का और उससे रॉ मटेरियल कंज्यूम बनाने का, और ये रॉ मटेरियल कंज्यूम जो बनेगा उसका मतलब ही डायरेक्ट मटेरियल है। समझ में आया? तो जरा चेक करते हैं। अपने को ओपनिंग स्टॉक दिया है, हाँ सर ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितना है? 2,35,000, 2,35,000। सर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है 2,50,000, बराबर। परचेज दिया रॉ मटेरियल का, हाँ सर डीएम दिया है, कितना है? 10,40,000। उसके बाद और कोई डीएम है क्या? कैरेज इनवर्ड दिख रहा है ना, कैरेज इनवर्ड कितना है? कैरेज इनवर्ड 41,000। और कोई डीएम है क्या? चेक करो, डीएम नहीं। खत्म। आपको अभी इसका टोटल करना पड़ेगा। 2,35,000 प्लस 10,40,000 प्लस 41,000 सब प्लस होगा, उसमें 2.5 लाख माइनस हो जाएगी, 10,66,000। आप लोग पे भरोसा कर रहा हूं, मैं चेक नहीं कर रहा हूं। क्या हो रहा है? एक मिनट, कितना आ रहा है रंजना? उम्र हो गया, होता है ये, 10 आपने देखा नहीं रहेगा, होता ही उम्र में, इट्स नॉर्मल। क्लियर है?
10,66,000 क्लियर। ये क्या मिला? रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल, तो इसको कट करके इधर क्या लिख देने का? रॉ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट के कॉलम में डायरेक्टली 10,66,000। एनी डाउट? समझा? वापस एक बार क्या किया भाई मैंने? तो डायरेक्ट मटेरियल दिया नहीं था। जब डायरेक्ट मटेरियल दिया नहीं था तो हमने फॉर्मेट बनाया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मेट सबके लिए कॉमन है। ओपनिंग, ऐड परचेज, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग, ओपनिंग, ऐड परचेज, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग, हर इसमें लिखना है। तो भाई आपको ये मिल जाएगा। अभी अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता तो मैं ये फॉर्मेट नहीं लिखता, डायरेक्टली डायरेक्ट मटेरियल लिख देता मैं। क्लियर है क्या? फिर ओपनिंग स्टॉक जितना था वो लिखा, परचेज जितना बोला उतना लिखा, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, मुझे मिल गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसे डायरेक्ट मटेरियल नहीं कह के इसका नाम पड़ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? 10,66,000। तो डायरेक्ट मटेरियल के सामने 10,66,000, पर डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिखेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। अभी तक बराबर है। अब देखते हैं डायरेक्ट लेबर दिया है क्या, तो डीएल ढूंढना पड़ेगा। डीएल 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 कहाँ पे? तो प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव इधर तो देखा अपन ने डीएल डीएल, ये डीएल कितना है भाई? डीएल 7 लाख रुपए। भाई डीएल आ जाएगा 7 लाख। उसके बाद डीई दिया है क्या? हाँ, डी भी देखा है मैंने भाई। डीई 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 डी रॉयल्टीज 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 ऑन प्रोडक्शन, डी बराबर है 70,000 बाय 70,000। जैसे ये तीनों को मैं ऐड करूंगा तो जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा? प्राइम कॉस्ट। कितना भाई प्राइम कॉस्ट? ऐड कर लो 18 लाख, वेरी गुड, 36,000। ठीक है, बराबर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? डीएल हो जाने के बाद अब एफसी वाले सब ढूंढना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ढूंढना है। जितने भी एफसी है वो सब एक एक करके ऊपर से चालू करें। पहला मिल गया ड्राइंग ऑफिस, तो भाई आ जाएंगे ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्राइंग ऑफिस सैलरी 48,000। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद क्या है भाई? आगे एफसी 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 रिपेयर्स टू प्लांट कितना है? 53,000। किधर जाएगा? फैक्ट्री में। रिपेयर्स टू प्लांट 53,000। क्लियर हो रहा है? आगे एफसी 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 उसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ फैक्ट्री। कितना दिया है? रेंट 15,000। चलिए ठीक है, यहां पे आ जाएगा रेंट रेट्स 15,000। नेक्स्ट उसके बाद एफसी 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 डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 35,500। समझ में आया क्या? वैसे ही बस, और कोई काम नहीं है इसके अंदर। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 35,500। उसके बाद क्या है भाई? एफसी 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 एफसी, ये तो हो गया एफसी। गैस वाटर चार्जेस फैक्ट्री का 7,500 भाई, गैस एंड वाटर 7,500। उसके बाद क्या है? उसके बाद एफसी 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 इधर है लूज टूल रिटर्न ऑफ 8,000। कितना? 8,000। और कुछ है क्या? नहीं। एफसी पूरा कंप्लीट हो गया। एक चीज और आएगा, मैनेजर सैलरी था ना यहाँ पे एडजस्टमेंट, ये स्किप हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई दिया था एडजस्टमेंट मैनेजर सैलरी 60,000 है, बट 60,000 में इसका 40% आवर किधर जा रहा है? फैक्ट्री में, और 8% कहाँ जा रहा है? ऑफिस में। तो अपने को उसका जो भी सैलरी है, कितना है उसका सैलरी? 60,000 रुपए। तो 60,000 इंटू 40/48, 60,000 इंटू 8/48, रेशियो 40:8 का है। तो भाई डिवाइड कर लो और बताओ इधर कितना आ रहा है? इधर आ रहा है 50, इधर आएगा 10,000। हिसाब तो सिंपल है। तो भाई ये 50,000 किधर जाएगा? मैनेजर का जो सैलरी है ये जाएगा फैक्ट्री में, और ये जाएगा ऑफिस में।
क्लियर। तो सब एक्सपेंसेस के अंदर इधर और एक चीज ऐड करूंगा मैं, मैनेजर सैलरी। दिमाग में रखना है ये चीजें, नहीं तो फिर स्किप हो जाएगा। क्लियर। स्किप हो गया तो सम रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब 18,36,000 है प्राइम कॉस्ट। इसमें ये फैक्ट्री का खर्चा जैसे ही ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, फैक्ट्री या तो वर्क कॉस्ट 53,000। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम ऐड करेंगे ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, मतलब ओई वाले, ओई 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 ओई, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। कितना है भाई, 8,000 बाय रेंट रेट्स 8,000 रुपए। उसके बाद ओए 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 ओए, उसके बाद ये ऑफिस कन्वेंस 15,500। ऑफिस कन्वेंस कितना है, 15,000। उसके बाद क्या है भाई, ओए 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 ओए, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना, 3,000। उसके बाद है डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस कितना, 30,000। बराबर है। देखो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डायरेक्टर फीस, फिर ओए गैस वाटर आ गया, और उसके बाद मैनेजर सैलरी भी आने वाला है। तो गैस वाटर पे चले जा, गैस वाटर 1,500 और मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी आ जाएगा 10,000। बराबर है। उसके बाद क्या है भाई, कैटलॉग प्रिंटिंग नहीं आएगा, लूज टूल नहीं आएगा, ट्रेड नहीं, मतलब इतना ही ऑफिस एक्सपेंसेस है। कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या, नहीं। अब इसमें ये पूरा ऐड कर दो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 18,300। आप बोलोगे वो मैं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ी टोटल कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं वही लिख रहा हूँ भाई। कितना है, 21,21,000। ठीक है, जो भी वो आप पे ट्रस्ट है मेरे को। क्लियर है क्या। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है क्या, नहीं। ये कॉस्ट शीट का एक ब्रेक इवन पॉइंट है, ध्यान में रखना। ये जो पॉइंट है ना, ब्रेक इवन पॉइंट है, यहां पे ना यूनिट बदलता है। नॉर्मली यहां से लेके यहां तक आओगे ना, यूनिट कभी नहीं बदलेगा। सेल से लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट तो नहीं बदलेगा। जो भी यूनिट बदलने वाला है वो ये फिनिश गुड बदलता है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट में दिया है तो यूनिट्स में ऐड होगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स में दिया तो माइनस होगा। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूनिट आएगा, हमेशा याद रखो, वो यहां से लेके सेल्स तक सेम रहेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेके ऊपर तक का यूनिट हमेशा सेम रहेगा, यूनिट्स बदलने वाला नहीं है। मतलब यहां से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट कभी चेंज नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ सेल से, सॉरी, गुड्स सोल्ड से लेके सेल्स तक यूनिट कभी नहीं बदलता है, यूनिट इधर ही बदलेगा। समझ में आया। मतलब फिनिश गुड्स ही है जो आपका यूनिट्स में चेंजेस लाता है। ठीक है, कॉस्ट तो आपको मालूम ही नहीं, कॉस्ट में कोई चेंजेस तो होने वाला नहीं है। क्लियर है। अब मुझे मिल गया भाई क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है देख लो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम आएगा 21,21,000। बराबर है। अब हमको ऐड करना है सेलिंग एक्सपेंसेस। चलिए देखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या है। एसई स्टार्ट से लिखेंगे, एसई यहाँ पे सेल्समैन सैलरी 42,000, यहाँ पे आ जाता हूं सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी 42,000 भाई, लिख दो 42,000। उसके बाद क्या है, एसई 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 कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग। बराबर है। तो भाई कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग कितना है, 10,000। चलिए ठीक है, बढ़िया है। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग के बाद क्या है भाई, लूज टूल नहीं आएगा, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस 10,000। बराबर है। तो यहां पे आ जाता हूं ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस कितना है भाई, 10,000।
डन। अब 21,21,000 में ये सब को ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 80,000, 83,000। भड़कने का क्या है उसके अंदर, 83,000 तो भड़कने का क्या, गलत क्यों लिखे, यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो सर प्रॉफिट सेल्स, तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट दिया था द मैनेजमेंट हैज फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस एट 110% ऑफ कॉस्ट। हमेशा याद रखो कोई भी चीज का अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। सुना है ये आपने, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिलेगा, बराबर है। अब एडजस्टमेंट में दो टाइप के एडजस्टमेंट आएंगे, एक बोलेगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और एक बोलेगा प्रॉफिट ऑन सेल्स। अगर एडजस्टमेंट में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट के सामने 100 लिखने का, और प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स के सामने 100 लिखने का। समझा आपको, ये फंडा याद रखो। ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट के नीचे 100, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है सेल्स के नीचे 100। क्लियर, ये समझा। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है द मैनेजमेंट हैज फिक्स्ड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना फिक्स किया है, एट द रेट 110% ऑफ कॉस्ट। ऑफ कॉस्ट मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट 100 है। सेलिंग प्राइस कितना सेट किया है, 110। तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस, तो कितना ऐड करेंगे तो ये आएगा। अरे समझा, तो अपने को ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब ये सेम चीज आपको यहाँ पे दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो आपको दिख रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट सेल्स। कॉस्ट तो ये आपका कॉस्ट है, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका सेल्स है। अब इन तीनों में से कौन सा अमाउंट मालूम है, देखो कॉस्ट, कॉस्ट मालूम है ना, मुझे क्या फाइंड करने का है, प्रॉफिट या तो सेल्स। प्रॉफिट कितना 10, सेलिंग प्राइस कितना 100, कुछ भी एक फाइंड कर सकते हो। कैसे, तो कॉस्ट कितना दिया है 21,83,000 और कॉस्ट कितना परसेंट है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं 21,83,000 कॉस्ट है ना, ये 100% है, कॉस्ट 100% है ना, तो 10% का प्रॉफिट कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना। अरे हाँ, तो भाई इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,18,300 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस, टोटल करो 22 लाख, 22 लाख ही आएगा ना, 24 लाख आ रहा है, 24 लाख 01300। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका कॉस्ट शीट है, ज्यादा नहीं, एक सम कर रहा हूं बट होपफुली दिमाग में थोड़ा बहुत सेट हो गया है। टॉपिक में करना क्या है, टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्टिंग करना है और एडजस्टमेंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कुछ एडजस्टमेंट है तो। क्लियर है क्या, आज के लिए इतना ही करता हूँ। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।